हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी कवर किया है सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके भी जो डिटेल में वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप अगर उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हम लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं जिसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है लक्ष्मीकांत के उन सबको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख ले कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ और इसके क्षेत्र, इसका डिस्कशन कहाँ पर किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में है और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की चर्चा की गई है। तो आज हम इसी पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको भी पता होगा कि हमारे कंट्री में, हमारे देश भारत में अभी कितने स्टेट्स एंड कितने यूनियन टेरिटरी है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में और आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट rather देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। यानी कि भारत जो है वो राज्यों का समूह नहीं होगा बल्कि राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी कि ये राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आर्टिकल 1 में कहा गया है, इससे हमें दो बातों की जानकारी मिल जाती है। पहला कि इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब क्या है कि इससे हमें दो चीजों की जानकारी मिलती है। एक तो हमारे देश का नाम, नेम क्या है हमारे कंट्री का, इसके दो नेम है, भारत भी नाम है और इंडिया भी नाम है। ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जब गठन हुआ, तो जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसमें जो भी उसके मेंबर्स थे उनके मतों में भिन्नता आ गई। कुछ मेंबर्स का कहना था कि हमारे देश का नाम, जो पुराना नाम है भारत, वही होना चाहिए। लेकिन कुछ जो मॉडर्न ख्याल के थे उनका उनका ये कहना था कि इतने सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन किया है, तो हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि दोनों नामों को अडॉप्ट किया गया। तो आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इसके दोनों नाम है। इंडिया जो कि भारत है, यानी कि इंडिया भी नाम हो गया और भारत भी इसका नाम हो गया। ये तो हमें जानकारी मिल गई नाम के बारे में। और दूसरा, हमें इसके राज्य पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है और इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो यूनियन है विभिन्न स्टेट का, कई स्टेट्स हैं उनका यूनियन है, न कि फेडरेशन है। जबकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरेशन को अपनाया गया है, संघीय ढांचा को अपनाया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया है। लेकिन हमारे देश की जो राज पद्धति है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। ये इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो डिफरेंट स्टेट है उनसे किसी भी तरह की एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। जो डिफरेंट स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये आपस में किसी भी तरह का एग्रीमेंट करके भारत को नहीं बनाए हैं, बल्कि ये पूरा भारत है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज के लिए क्या किया गया है? डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में इसको बांट दिया गया है ताकि शासन करने में क्या होगी? आसानी होगी। जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है। अमेरिका में भी कॉलोनी थी। अमेरिका क्या थी? ब्रिटिश कॉलोनी थी। और जब
अमेरिका को स्वतंत्रता मिली तो जितने भी उस समय के उसके 13 कॉलोनी थे वो आपस में एक एग्रीमेंट किए उसके बाद एक देश बना, अमेरिका बना। तो जितने भी स्टेट है अमेरिका के उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना संविधान है और उनका अपना फ्लैग भी है, ठीक है। लेकिन हमारे देश भारत में ये राज्यों के किसी भी तरह के एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। जो हमारा देश भारत बना है वो जितने भी 28 स्टेट है अभी या पास्ट में जितने भी जब आजादी के समय रहे हो उनकी आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरा भारत है और इसको डिवाइड किया गया है स्टेट्स के रूप में ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा मिल सके, शासन करने में आसानी हो सके। तो जो आर्टिकल 1 है वो हमें ये बताता है, क्या बताता है, भारत के नाम के बारे में बताता है कि ये एक तो हमारा जो देश है उसका नाम भारत भी है और इंडिया भी है, और दूसरा ये बताता है कि जो हमारा देश भारत यानी इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यूनियन क्यों है? क्योंकि ये किसी भी तरह के एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, डिफरेंट राज्यों के एग्रीमेंट से ये नहीं बना, बल्कि ये पूरा देश है और एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए इसे बांट दिया गया है। और आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 1 के अनुसार अगर हम देखें तो जितने भी टेरिटरी हैं, भारत के जितने भी टेरिटोरियल एरिया हैं उनको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, सेकंड होगा यूनियन टेरिटरी यानी कि जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, उसे हम कहेंगे यूनियन टेरिटरी। और ऐसी टेरिटरीज जिसको कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है जब भी चाहे। तो टेरिटरी ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो जितने भी 28 स्टेट है उनके बारे में बात की जाती है आर्टिकल 1 में कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए भारत को जो छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें कि ऐसे एरिया जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और तीसरा ऐसी टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी अपने एरिया में शामिल कर सकती है। इसमें जो भी विदेशों के एरियाज भी आते हैं, जैसे कि अगर कोई उपहार में मिला हो कोई टेरिटरी इंडिया को, कोई एग्रीमेंट के हिसाब से अगर कोई टेरिटरी इंडिया को दी गई हो, कोई इंडिया ने कोई टेरिटरी को खरीदा हो या फिर जीता हो, तो वो सारी टेरिटरी इसके अकॉर्डिंग में आएंगे। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे टेरिटरी हैं, विदेशी टेरिटरी जिसको भारत ने एक्वायर किया है, कई विदेशी टेरिटरीज हैं जिस पर जब हम 1947 में हमें आजादी मिली तो उस समय वो भारत का पार्ट नहीं थे। जैसे अगर हम बात करें गोवा की बात करें, गोवा जो है वो पोर्तुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे चल रहा था, गोवा को भारत ने अपने में एक्वायर किया, दमन एंड दीव को एक्वायर किया, पुदुचेरी को एक्वायर किया जहां पर फ्रांसीसी का शासन था, सिक्किम को एक्वायर किया जहां पर चोग्याल राजवंश का शासन था। तो ये सारी विदेशी टेरिटरी थी जिसको इंडिया ने अपने अंदर एक्वायर किया। तो आर्टिकल 1 में इन तीनों के बारे में चर्चा की गई है कि टेरिटरी ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, जहां पे छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज के लिए, यूनियन टेरिटरी, और ऐसी टेरिटरीज जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी अपने में शामिल कर सकती है, भारतीय क्षेत्र में शामिल कर सकती है। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 जो है इसमें पहला तो ये कहता है कि जो भारतीय यूनियन ऑफ इंडिया है, भारत जो है उसको पावर है न्यू स्टेट्स को अपने यूनियन में शामिल करने में। मतलब कि इंडिया जो है वो न्यू स्टेट्स को अपने में शामिल कर सकता है। इसमें कैसे एरिया की बात की जा रही है? न्यू स्टेट्स का मतलब है कि विदेशी एरिया, यानी कि जो अभी भारत का पार्ट नहीं है लेकिन उनका एक्सिस्टेंस है, उनका अस्तित्व अभी वर्तमान में है। इसमें इंडिया के पड़ोसी राज्य की बात
आप कर सकते हैं। जैसे हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, अभी पड़ोसी देश हैं, सॉरी, अभी जैसे कि पाकिस्तान हुए, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, तो इंडिया को पावर है कि अगर वो चाहे तो जो पहले से ये सब जो देश हैं पहले से अस्तित्व में है, तो इनको अपने यूनियन में शामिल कर सकता है। आर्टिकल 2 ये कहता है हमारा। और साथ ही साथ आर्टिकल 2 का पॉइंट 2 ये भी कहता है कि पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट, यानी भारत के पास ये पावर है कि नए स्टेट को भी अपने में शामिल कर सकता है जिनका की एक्सिस्टेंस नहीं है, जिनका की अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे सपोज यहाँ पर बात की जाती है नेपाल की, अगर आप बात करें, या फिर बांग्लादेश की बात करें, या फिर श्रीलंका की बात करें, ठीक है, तो ये सब अभी अस्तित्व में है। तो अगर भारत चाहे तो किसी एग्रीमेंट के द्वारा या जैसे भी हो इनको अपने में एक्वायर करेगा। तो ये कौन से आर्टिकल में होगा? ये आर्टिकल 2 के पार्ट जो सब क्लॉज 1 है उसके अकॉर्डिंग भारतीय संघ में ये शामिल हो सकते हैं। और अब पॉइंट 2 की हम बात करते हैं, तो जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, श्रीलंका है या नेपाल है या भूटान है, अगर ये कहें कि जो अस्तित्व में राज्य नहीं है, भूटान कहता है या नेपाल ये कहता है कि हम एक नया राज्य बना देते हैं, भूटान का सपोज एक नया राज्य ए बना दिया उन्होंने और कहा कि आप इसको भारतीय संघ में शामिल कर लो, हम आपको दे देंगे, तो भारत इसको शामिल कर सकता है। उसी तरह अगर बांग्लादेश है, वो भी एक नया राज्य बना दे जो पहले से अस्तित्व में नहीं है और किसी तरह का एग्रीमेंट हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, और बांग्लादेश का पार्ट एक नया स्टेट बन जाए बी और उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाए, तो ये आर्टिकल 2 के पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग होगा। मतलब समझ में आई बात आपको? यानी कि पहला जो पॉइंट है आर्टिकल 2 का, वो कहता है जो पहले से अस्तित्व में राज्य है उनको मिला सकता है भारत, भारत को इतना पावर है, संविधान इसकी अनुमति देता है। जैसे इंडिया चाहे तो बांग्लादेश को चाहे तो मिला ले अपने में, पाकिस्तान को मिला ले, जैसे भी हो एग्रीमेंट करके या जो भी हो युद्ध में पराजित करके अपने में एक्वायर कर सकता है। और आर्टिकल 2 का पॉइंट 2 ये कहता है कि नया राज्य गठित करके भी जो पहले से उनका नामो निशान नहीं है उनको भी एक्वायर कर सकता है। यानी कोई विदेशी एरिया है जैसे नेपाल का, कोई अपना जिला दे दे, कोई डिस्ट्रिक्ट दे दे और वो पहले से एक स्टेट नहीं है, स्टेट बनाकर इंडिया को दे दे, बांग्लादेश एक नया स्टेट बनाकर इंडिया को दे दे, तो भारत ऐसे भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। तो पॉइंट 2 हमें इसके बारे में बताता है। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। तो आर्टिकल 3 जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, यानी कि नए राज्यों के निर्माण के बारे में बात करता है, जो नए स्टेट हैं उनकी सीमा में परिवर्तन की बात करता है, स्टेट की सीमा में परिवर्तन की बात करता है। तो जो आर्टिकल 3 है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। तो इसमें किन किन चीजों की चर्चा की जाती है, ये चर्चा करता है आर्टिकल 3 कि पार्लियामेंट को ये शक्ति है, किसे ये पावर दी गई है, ओनली पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, किसी स्टेट को पावर नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ये पावर है, सिर्फ और सिर्फ संसद को ये अधिकार है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। जो स्टेट पहले से इंडिया में है, यानी कि भारतीय क्षेत्र के जो भी स्टेट है उनकी जो बॉर्डर है उसमें चेंजेज ला सकती है, किसी स्टेट के बॉर्डर को क्या कर सकती है, घटा सकती है, किसी स्टेट के बॉर्डर को बढ़ा सकती है, और या फिर जो कई स्टेट है उनके बॉर्डर को मिलाकर एक नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। ये पावर किसे दी गई है, पार्लियामेंट को ही ओनली दी गई है, यानी स्टेट को ये पावर नहीं दी गई है। यानी आर्टिकल 3 जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, जिसमें कहा गया है
कि भारत जो है उसमें नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, दो राज्यों को मिलाकर मर्जर किया जा सकता है, या दो राज्यों के कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर नया राज्य फॉर्म किया जा सकता है, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाया जा सकता है या फिर किसी राज्य की सीमा को घटाया जा सकता है, किसी स्टेट के नेम को चेंज किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 3 जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इस तरह का कोई भी ऑर्डिनेंस संसद में लाया जाता है, पार्लियामेंट में लाया जाता है, तो इसमें प्रेसिडेंट का प्रियर रिकमेंडेशन जरूरी है, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनसे पूर्व मंजूरी के बाद ही जो भी बिल है इस तरह का वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और उसके बाद ये जो भी संबंधित राज्य हैं, जो भी उससे रिलेटेड राज्य हैं, उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल पेश किया जाएगा, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो डिसीजन है उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी डिसीजन हो, अगर ये पार्लियामेंट चाहे तो नए स्टेट को बना सकती है, किसी स्टेट की सीमा को चेंज कर सकती है, बढ़ा सकती है या घटा सकती है, या फिर नेम में चेंजेज ला सकती है। ये किसे ये पावर दी गई है? पार्लियामेंट को पावर दी गई है। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4 की। तो आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 में जो नए राज्यों के गठन की बात की गई, यानी कि जो विदेशी टेरिटरी है उसको भारतीय संघ में शामिल करने की बात की गई, या फिर ऐसे एरिया को भारतीय संघ में नए राज्य बनाकर आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग ही जो भारतीय संघ में शामिल किया जाता है, या फिर आर्टिकल 3 में जो राज्यों के नामों में चेंजेस लाए जाते हैं, नए राज्य बनाए जाते हैं, या उनकी सीमाओं में चेंजेस लाए जाते हैं, उसके लिए आर्टिकल के लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है। यानी कि इसको बिल को पास करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, यानी कि 2/3 जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो नहीं चाहिए, और आधे से अधिक राज्यों का जो रिकमेंडेशन चाहिए स्पेशल मेजोरिटी में यही होता है ना, तो वो नहीं चाहिए, बल्कि सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाता है। तो आर्टिकल 4 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो ये सारी पावर किसे दी गई है? ये सारा पावर हमारे पार्लियामेंट को दिया गया है, हमारे संसद को दिया गया है। और अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि जो भी इंडियन टेरिटरी है उसको किसी विदेशी देश को सौंप सकता है? क्या ये पार्लियामेंट को ऐसी पावर दी गई है? जो आर्टिकल 3 के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि इंडिया को अपने जो भी टेरिटोरियल एरिया है उसके अंडर स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन का पावर है। तो क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में इंडिया अपना कोई एक स्टेट या उसका कोई पार्ट किसी विदेशी देश को दे सकता है? तो ये मामला कब आया? एक केस है बेरूबारी यूनियन का केस। बेरूबारी यूनियन का केस ये 1960 में ये केस आया, जिसमें वेस्ट बंगाल का बेरूबारी यूनियन का जो एरिया है वो पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात की जा रही थी। यानी कि अभी का जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान दो पार्ट में था, पूर्वी पाकिस्तान एंड पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो बांग्लादेश है उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, तो उसको देने की बात की जा रही थी, बेरूबारी यूनियन। तो ये केस कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में गया। तो क्या भारत सरकार को यानी कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि कोई अपनी टेरिटरी को विदेश को सौंप सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें अमेंडमेंट करके ही ये किया जा सकता है। यानी कि पार्लियामेंट ऐसे ही कोई एरिया विदेश को नहीं सौंप सकती है इंडियन टेरिटरी का। इसके लिए आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, और इस तरह से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और उसके बाद जो वो एरिया था बेरूबारी यूनियन का एरिया, वो
पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो अभी का बांग्लादेश है उसको सौंप दिया गया। और उसके कुछ सालों के बाद 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर किसी तरह का बॉर्डर डिस्प्यूट हो किसी तरह का दो देशों के बीच में, यानी कि भारत और किसी अन्य देश के बीच में, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो या फिर पाकिस्तान हो, तो उसके लिए 368 के तहत किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। दोनों देशों की सरकार अगर चाहे तो वो डिसीजन ले सकती है और वो डिसीजन क्या होगा, वैलिड होगा। अब हम बात करेंगे जो 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2015 में, जिसमें कि कुछ इनक्लेव्स को बांग्लादेश को सौंपे गए और बांग्लादेश ने भी कुछ एरिया को भारत को सौंपा। जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2015 में, जिसमें जो कुछ इनक्लेव्स थे भारत के, उनको बांग्लादेश को सौंपा गया और कुछ बांग्लादेश के इनक्लेव्स थे वो भारत को मिले। तो इसके लिए 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा? इनक्लेव्स क्या होते हैं? इनक्लेव्स वो होते हैं कि भारत में कुछ एरिया बांग्लादेश के हो। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जो प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे, तो वो क्या करते थे, अपना कुछ एरिया दूसरे राज्य को गिफ्ट के तौर पर भी दे देते थे। सपोज ये भारत है और ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के जो राज्य रजवाड़े रहेंगे, उस समय के जो प्रिंसली स्टेट रहे होंगे, उन्होंने अपना कुछ एरिया एज ए गिफ्ट क्या किया, जो ये एरिया है भारत के पास अभी इनक्लेव्स है, वो यहाँ के जो देसी रियासत थे उनको एज ए गिफ्ट दे दिया। तो ये जो एरिया है वो भारत का शासन हो गया बांग्लादेश के अंदर इस एरिया पे। इसी तरह जो उस समय की जो भारत में कुछ देसी राज्य रजवाड़े रहेंगे, उन्होंने अपना कुछ एरिया, जैसे सपोज कोई जिला बांग्लादेश में जो उस समय की प्रिंसली स्टेट रहे होंगे, उनको दे दिया। तो यहाँ पर बांग्लादेश का शासन हो गया। तो इस तरह जब अंग्रेज गए तो उन्होंने एज इट इज इस चीजों को छोड़ दिया, इन सब समस्या का समाधान नहीं कर पाए। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा का जो निर्धारण हुआ था वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था? रेड क्लिफ अवार्ड के अकॉर्डिंग हुआ था। रेड क्लिफ अवार्ड के अकॉर्डिंग हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा का निर्धारण हुआ था, तो जो ये डिस्प्यूट हो गया और आगे चलकर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा नहीं होती थी, तो ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी इनक्लेव्स हैं, अंतर क्षेत्र हैं, उनको एक दूसरे को सौंप दिया जाए। तो इसके लिए 100वां संविधान संशोधन यानी कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2015 में, जिसमें 111 एन्क्लेव्स जो थे वो किसे दिए गए? भारत ने दिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश को 111 इनक्लेव्स दिए और बदले में बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स किसे दिए? भारत को दिए, इंडिया को दिए। तो इस तरह से इन सब चीजों का स्थानांतरण किया गया। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि ये अंतः क्षेत्र थे जहां जो एक दूसरे के अंदर आते थे। तो संसद के पास या सरकार के पास ये ऐसी पावर नहीं है कि वो एक एग्रीमेंट के तरह इनक्लेव्स को दूसरे देश को सौंप सके। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा और इसीलिए 100वां संविधान संशोधन किया गया 2015 में। और बांग्लादेश को कितने इनक्लेव्स मिले? 111। और भारत को कितने इनक्लेव्स मिले? 51 इनक्लेव्स मिले। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो काफी समय से चले आ रहे थे। रेड क्लिफ अवार्ड के समय ही कुछ डिस्प्यूट हुए, फिर बग्गे अवार्ड आया जिसके बाद भी समझौता नहीं किया जा सका, फिर नेहरू नून समझौता हुआ, उसके बाद भी डिसीजन नहीं लिया जा सका। फिर बेरूबारी यूनियन का भी मामला आया था 1960 में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें वेस्ट बंगाल का जो बेरूबारी यूनियन का जो एरिया था उसे बांग्लादेश को सौंपना था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसी तरह इसलिए क्योंकि भारत
का वो एरिया, भारत के अंदर वो एरिया था और बांग्लादेश को सौंपना था, इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। 100वां संविधान संशोधन किया गया 2015 में और इनक्लेव्स का एक्सचेंज किया गया। और अब हम देखेंगे कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं और जितने भी स्टेट्स हैं वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए उनके बारे में अब हम देखेंगे। और अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, वो कैसे अस्तित्व में आए। तो जो जब ब्रिटिश थे वो तो पूरे जो इंडिया का जो लैंड है, टेरिटरी ऑफ इंडिया है, उसको दो पार्ट में बांटकर देखा जा सकता है। एक तो ब्रिटिश गवर्न जो एरिया थे जहां पर ब्रिटिशर्स का शासन था, दूसरा प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट्स मोर देन 530 देसी राजे रजवाड़े थे। तो जितने भी जो ब्रिटिश इंडिया थे वो तो भारतीय संघ क्षेत्र में शामिल हो गए, इंडियन टेरिटरी के अंदर शामिल हो गए। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे वो उन्होंने बहुत सारे थे, उनके पास 3 ऑप्शन दिए गए थे। प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिशर्स के द्वारा 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो इंडिया में शामिल हो जाए, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। या तो फिर वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। उनको ये ऑप्शन दिया गया जितने भी देसी राजे रजवाड़े थे, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रहो, यानी कि फ्री रहो। तो इस तरह से 550 से ज्यादा देसी राजे रजवाड़े थे और 549 जो थे वो तो क्या हुए कि जो इंडिया था, टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए, ये यानी कि भारतीय संघ में शामिल हो गए। लेकिन 3 जो थे, 3 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। तो जूनागढ़ को तो शामिल कर लिया गया भारत में जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जम्मू और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करा के भारतीय संघ में शामिल किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने, जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया और जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बन गया आर्टिकल 370 के साथ, स्पेशल प्रोविजन के साथ। लेकिन आर्टिकल 370 को भी हटाया गया कब, 2019 में। स्पेशल प्रोविजन जो दिया गया था जम्मू कश्मीर को, उसको भी हटाया गया। उस पर हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए गए, इस पर हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम देखें कि जो 1950 के समय जो इंडिया था, टेरिटरी ऑफ इंडिया थे, वो कितने पार्ट में डिवाइड थे। तो इसको हम देखें तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो पार्ट ए में जो भी स्टेट थे वो गवर्नर प्रोविंस थे, यानी कि गवर्नर के शासन के अंदर आते थे। वहां एक गवर्नर होता था, उसके द्वारा शासन किया जाता था। पार्ट बी में जो थे वो प्रिंसली स्टेट थे, जितने भी देसी राजे रजवाड़े, देसी रियासत थे, वो पार्ट बी में आते थे, जिनका अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली था, लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आते थे। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे, वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आते थे और जो भी आप कह सकते हैं टैक्स या जो भी हो, वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को भेजा जाता था। भारत में जो वायसराय थे उनको देते थे और वहां इसके थ्रू कहाँ जाता था, वो ब्रिटेन में आता था। तो वो देसी रियासत थे। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो चीफ कमिश्नर के द्वारा शासन होता था। एरिया इसमें आते थे जो कि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे, यानी कि वायसराय के द्वारा सीधे उन पर शासन किया जाता था। और पार्ट डी में एक ही था, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। पार्ट डी में ये अकेले थे। तो इस तरह से पार्ट ए की बात हम अगर करें तो गवर्नमेंट ऑफ
जो जो गवर्नर के द्वारा जिनका शासन होता था उसमें 9 स्टेट थे। 1950 की ये बात हो रही है, 1950 की बात हो रही है, उसमें 9 स्टेट थे जिसमें असम, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और वेस्ट बंगाल था। पार्ट बी प्रिंसली स्टेट जो थे वो भी 9 थे जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश थे। पार्ट सी जो यूनियन टेरिटरी आप जिसको कह सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड होते थे वायसराय के द्वारा, उसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा आते थे। इस तरह से 10 थे इसमें। और जो पार्ट डी है उसमें सिर्फ अकेला कौन था? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह था। तो ये पूरी कंडीशन थी 1950 में जो इंडिया के टेरिटरी थी उसकी। तो इन सब को मिलाकर यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया था। 1950 में ये स्थिति थी भारत के टेरिटरी की। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इन 4 पार्ट में इसको बांटा गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया, आगे चलकर पार्ट ए और बी को एक में मिला दिया गया और पार्ट सी को खत्म कर दिया गया। और ये जो अरेंजमेंट किया गया था 1950 में, जो 4 ग्रुप बनाए थे, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी, ये क्या था? टेम्परोरी बेसिस पर किया गया था। धीरे धीरे क्या हुआ, अब हम बात करते हैं धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी की बात करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि साउथ के पार्ट में, इंडिया के जो साउथ के स्टेट थे, वहां पर ये डिमांड उठने लगी कि जो स्टेट है, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए। तो इसी के लिए जून 1948 में एक कमीशन गठित की गई, भारत सरकार के द्वारा एक कमीशन गठित की गई एस के धर के चेयरमैनशिप में, जिसके चेयरमैन थे एस के धर। ये कमीशन लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन गठित की गई, जिसमें ये कहा गया, इस कमीशन ने ये कहा, जो एस के धर की अध्यक्षता में जो कमीशन गठित हुई उसने ये रिकमेंडेशन दी कि स्टेट का जो डिवीजन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा। तो लैंग्वेज को बेसिस नहीं बनाना चाहिए स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या हो गया कि बहुत ज्यादा असंतोष फैलने लगा खास करके दक्षिण के भाग में भारत के। तो उसके बाद जेवीपी कमेटी आई, जिसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। और इस कमेटी की रिपोर्ट आई थी अप्रैल 1949 को जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट आई, और उसमें भी ये कहा गया कि लैंग्वेज को बेसिस नहीं बनाना चाहिए राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। हालांकि दक्षिण के राज्यों में काफी इसके लिए असंतोष फैला था। वो चाहते थे, दक्षिण में जो मद्रास था, मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु भाषी लोग थे, वो एजिटेशन कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे अलग आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे पोट्टू श्री रामुलु, उन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल की और उसके बाद उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो उसके बाद अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, वो आंध्र प्रदेश था। यानी कि सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया वो कौन सा था? वो आंध्र प्रदेश था। क्योंकि वो आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषा वाले लोग थे वो चाहते थे कि मद्रास से अलग उनका अपना एक अलग राज्य हो। और कांग्रेस के कार्यकर्ता पोट्टू श्रीरामुलु ने 56 दिनों तक भूख हड़ताल की और उनके निधन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। भारत सरकार ने एक नए राज्य का गठन किया भाषा के आधार पर। पहली बार जो कौन था? आंध्र प्रदेश था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे गठित होने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा था? तो वो आंध्र प्रदेश। और जब
मद्रास प्रोविंस से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। पहला भाषा के आधार पर एक राज्य बना आंध्र प्रदेश। तो जो अदर स्टेट थे, अदर राज्य थे, वहां पर भी ये मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने फजल अली कमीशन बनाया, जो कि 1953 में गठित की गई और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। और इसके चेयरमैन थे फजल अली और इसके दो अन्य मेंबर थे, दो अन्य सदस्य थे, के एम पनिक्कर और सेकंड मेंबर जो थे वो एच एन कुंजरू थे, एच एन कुंजरू। तो इसके दो अन्य मेंबर थे, एक तो फजल अली इसके चेयरमैन थे और के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू थे। तो फजल अली कमीशन ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि भाषा के आधार पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए, लेकिन एक स्टेट एक भाषा नहीं होनी चाहिए, यानी कि वन लैंग्वेज वन स्टेट। इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि फजल अली कमीशन ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राज्य में डिफरेंट भाषा भी हो सकते हैं। तो वन स्टेट वन लैंग्वेज को फजल अली कमीशन ने रिजेक्ट किया और फजल अली कमीशन ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन करने के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि देश की एकता और अखंडता को किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए और संस्कृति को बनाए रखना, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिसिटी की बात की इसने, और फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की इसने बात की, और साथ ही साथ जो पूरा देश है और साथ ही जो राज्य है उसके जो लोग हैं, उसमें जो रह रही जनता है, उसके वेलफेयर की बात की। इन सब चीजों को ध्यान में रख कर ही स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से सरकार ने फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन को माना और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश किया गया 1956, संसद में पेश किया गया और 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किए गए और इस तरह से 14 राज्य बने, 14 स्टेट बने एंड 6 यूनियन टेरिटरी बने फजल अली रिकमेंडेशन के बाद। से 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, लेकिन 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बावजूद ये मांग उठती रही नए राज्यों के गठन के लिए, क्योंकि भारत की जो थी वो प्राकृतिक विविधता भी काफी ज्यादा थी और राजनीतिक दबाव भी काफी बढ़ रहा था लोकल लेवल के लोगों के द्वारा, लोकल पॉलिटिक्स के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट पर, कि नए राज्यों का फिर से गठन किया जाए। तो इसी क्रम में अब हम कुछ राज्यों के बारे में देखेंगे कि और कौन से नए राज्य बनाए गए। इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र और गुजरात। तो पहले महाराष्ट्र और गुजरात जो थे वो एक ही स्टेट थे जो बम्बई प्रोविंस के अंडर में आते थे, लेकिन 1960 में इनको दो पार्ट में अलग कर दिया गया। जो मराठी लैंग्वेज वाला एरिया था उसको महाराष्ट्र कहा गया और गुजराती लैंग्वेज वाला जो एरिया था वो गुजरात कहलाया। तो इस तरह से गुजरात जो है वो भारत का 15वां राज्य बना, 15th स्टेट बना। इसके पहले ये सभी बम्बई प्रांत के अंदर आते थे और लैंग्वेज के आधार पर ये डिवीजन किया गया। और गोवा, दमन और दीव की अगर हम बात करें, गोवा, दमन एंड दीव, तो गोवा पर पहले पुर्तगालियों का शासन था और 1961 में इसको पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसको भारत के अंदर शामिल किया गया और 12वां संविधान संशोधन किया गया और इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसके बाद दमन और दीव को एक यूनियन टेरिटरी अलग बना दिया गया, गोवा से अलग एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन अभी के सिनारियो में अगर आप देखें तो दमन एंड दीव को किसके साथ मर्ज कर दिया गया है, दादर
एंड नगर हवेली के साथ। दादर एंड नगर हवेली के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। इसके लिए बिल पार्लियामेंट में नवंबर 2019 को आया था और 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और इस तरह से अभी भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज है। और अगर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था और 1954 में फ्रांसीसियों ने इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया और पुडुचेरी, कराईकल और माहे इन सब को मिलाकर पुडुचेरी बनाया गया, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। और इसके लिए संविधान में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 14वां संविधान संशोधन किया गया। इसी तरह 1963 में नगा पहाड़ियों और असम के त्वेसांग एरिया को मिलाकर नागालैंड का गठन किया गया। ये कब किया गया? 1963 में। हरियाणा की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ की बात करें और पंजाब की बात करें और हिमाचल प्रदेश की अब हम बात करते हैं, तो ये जो पूरा एरिया था वो पंजाब सूबा कहलाता था। और 1966 में शाह कमीशन आई। शाह कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर हिंदी भाषी एरिया हरियाणा कहलाया। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब अलग सूबा रहा और जो पंजाब सूबा का जो पहाड़ी एरिया था, हिली एरिया था, उसको हिमाचल प्रदेश बनाया गया। हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस तरह से हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना, भारत का 18वां स्टेट बना। इसी तरह 1972 में नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाएं तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय अस्तित्व में आए। तो ये 3 स्टेट अस्तित्व में आए 1972 में। और अब हम सिक्किम की बात करते हैं, तो सिक्किम जो है, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय वहां पर एक शाही शासन था। ये एक प्रिंसली स्टेट था जहां पर चोग्याल राजवंश का शासन था। और 1947 में ब्रिटिश शासन जब खत्म हो गया तो भारत के द्वारा सिक्किम को प्रोटेक्ट किया गया और उसके बाद ये भारत का एक एसोसिएट स्टेट बना। और 1975 में एक जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के दौरान जो चोग्याल राजवंश था उसके शासन को समाप्त करने के लिए वोटिंग की गई वहां की जनता के द्वारा और इस तरह सिक्किम जो है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। और इसके लिए 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, संविधान में संशोधन किए गए और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य बना दिया गया, भारत का एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। उसी तरह मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में ये 3 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा अस्तित्व में आए। इसके गोवा क्या था? पहले एक यूनियन टेरिटरी था, बाद में इसको 1987 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में अस्तित्व में आए कि तो हमने देख लिया कि किस तरह से कुछ जो राज्य थे वो अस्तित्व में आए। इसी तरह कुछ नाम में भी चेंजेस लाए गए। ये संसद को ये पावर है कि वो राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है और संघ शासित प्रदेश यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है उसके नाम में चेंजेस ला सकती है। तो पहले जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम क्या किया गया? यूपी किया गया, यानी कि यूपी का पहले का जो नाम था वो संयुक्त प्रांत था। और 1969 की अगर हम बात करें तो 1969 में मद्रास प्रोविंस था, उसका नाम किया गया तमिलनाडु। 73 में मैसूर का नाम कर्नाटका किया गया। ये नाम कब किया गया? कर्नाटका 1973 में। और इसी तरह 1992 में जो यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली पहले क्या थी? यूनियन टेरिटरी थी और 1992 में इसे राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र बनाया गया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए संविधान में 69th अमेंडमेंट किए गए, 69 संविधान संशोधन किया गया और 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर, पहले जब अलग हुआ था उत्तराखंड, तो इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था, और बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया। तो और 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। तो इस तरह से अभी अगर हम देखें तो हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज है। 28 स्टेट्स क्यों है, क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ था उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया और जम्मू और कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया और लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके लिए अगस्त 2019 में जो बिल था वो पार्लियामेंट में पेश किया गया और आर्टिकल 370 को हटाया गया और जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और दमन एंड दीव को अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मर्ज कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया। तो इस तरह से अभी हमारे देश में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से यूनियन एंड टेरिटरी चैप्टर के अंदर कि किस तरह से जब भारत को आज़ादी मिली तो कितने सारे कमीशंस आए और कितने सारे स्टेट्स का गठन किया गया और टाइम टू टाइम इसमें बदलाव भी किए गए। जो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, हमारी संसद के पास है, और साथ ही साथ कई स्टेट्स के नाम में भी चेंजेस लाए गए। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से जब हमारे देश को आजादी मिली तो राज्यों का गठन किया गया। धीरे धीरे जो इंडिया की जो भौगोलिक कंडीशन थी और यहाँ की जो लोकल लेवल पर पॉलिटिक्स होते थे उसके बाद कई राज्यों का गठन भी किया गया, कई नए राज्यों का गठन भी किया गया। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझने में आसानी हुई होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। और एक बात मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपके पास जो बुक अवेलेबल है आप उससे इस चैप्टर को जरूर पढ़िए, जिससे आपको आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आपको बुक जरूर पढ़ना चाहिए, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।